औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका मामून मददगार मुशर्रफ महमूद और आपको इल्म अदब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त हम आप जानते हैं सालेवल उर्दू की नई बुक के मुताबिक लेक्चर्स कर रहे हैं और हमारा आज का मौजू है आखिरी नज़म खड़ा डिनर, सैयद मोहम्मद जाफरी की नज़म खड़ा डिनर। डियर स्टूडेंट्स, इसके हम एक वीडियो कर चुके हैं जिसमें शायर का तारुफ और पहले दो बंद कर लिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। अब हम बढ़ते हैं तीसरे बंद की तरफ, इस नज़म के तीसरे बंद की तरफ। थी एक मुर्ख की टांग और रकीब ले भागा, थी एक मुर्ख की टांग और रकीब ले भागा, मेरा नसीब भी जागा पे देर से जागा। कबाब उठाया तो उसमें लिपट गया धागा, डिनर पे क्या के ना पीछा है जिसका ने आगा। ये क्या खबर थी, मैं आया था जब डिनर खाने, हकीकतों को संभाले हुए हैं अफसाने। मुश्किल बात है कि नहीं थी एक मुर्ग की टांग। मुर्ग की टांग तो आप जानते हैं लेग पीस को कहते हैं, जो एक बाकायदा पीस होता है। रकीब वैसे कहते हैं दुश्मन को, उर्दू शायरी में रकीब का लफ्ज़ बड़ा इस्तेमाल हुआ, लेकिन यहाँ मुराद है हक तलफी करने वाला। यानी बाज़ लोग अपनी प्लेटें बहुत ज़्यादा भर लेते हैं, ओवर खा भी नहीं सकते और बाकी बेचारों को खाना मिलता नहीं, तो यहाँ रकीब से मतलब हक तलफी करने वाला होगा। थी एक मुर्ग की टांग, एक ही मुर्ग की टांग थी और रकीब ने जनाब उठाई और प्लेट में डाल के ले गया। मेरा नसीब भी जागा पे जिसको पर हम पर कहते हैं, पर देर से जागा, यानी जब तक मेरा नसीब जागा खाना खत्म हो चुका था। यानी मतलब ये हुआ कि जब तक मैं डिशेस तक प्लेट लेके पहुंचा तो डिशेस खाली हो चुकी थी। और नसीब देखिए, कबाब उठाया तो उसमें लिपट गया धागा, कबाब जो उठाया तो उसके साथ धागा लिपटा हुआ था। ठीक है, मैं वो धागा खोलने में रह गया और इस दौरान सारी डिशेस खाली हो गई, मैं उसी में उलझा रह गया, यानी मैं उलझ गया, मैं खुद भी उस धागे में उलझ गया। डिनर ये क्या, यानी तनकीद करें, ये कैसा डिनर है, ना पीछा है जिसका ने आगा, ने भी नहीं को कहते हैं जिसका आगे पीछे कोई नहीं, यानी जिसका कोई सिरा ही नहीं है। ठीक है जी, कबाब सीख पर भुने गोश्त को कहते हैं। ठीक है जी, ये क्या खबर थी, मैं आया था जब डिनर खाने, मैं तो बहुत कुछ सोच के आया था, ये होगा वो होगा, पेट भर के खाएंगे, लेकिन हुआ क्या, हकीकतों को संभाले हुए हैं अफसाने। यानी वो अफसाना ही रह गया, मैं पेट भर कर खा नहीं सका। तो ये आखिरी जो मिसरा आप देख रहे हैं, हकीकतों को संभाले हुए अफसाने, तो ये तज़मीन है, ये भी तज़मीन है। और तज़मीन आप पहले पढ़ चुके हैं, जब कोई शायर अपने कलाम में किसी दूसरे शायर का मिसरा इस्तेमाल कर ले उसको तज़मीन कहते हैं। ये तज़मीन है दरअसल मजाज लखनवी के शेर की। और मजाज लखनवी का शेर किस तरह है, असल शेर इस तरह से है, अदम के दोष पे कायम है कायनात का वजूद, अदम के दोष पे कायम है कायनात का वजूद, हकीकतों को संभाले हुए हैं अफसाने। यानी जिन चीज़ों को हम अफसाने समझ लेते हैं उनमें हकीकतें मौजूद होती हैं। तो इस मिसरे को सैयद मोहम्मद जाफरी ने इस्तेमाल किया यहाँ पर कि सोच के तो क्या कुछ आए थे और हुआ हमारे साथ क्या। मफहूम देखिए जी पूरे बंद का, यानी 3 शेरों का। इसमें बताया गया कि खड़े डिनर में जिसके हाथ जो कुछ आता है वो अपनी प्लेट में डाल लेता है, हर तरफ छीना झपटी का माहौल होता है और खाना ज़ाया हो रहा है और बहुत से लोग भूखे हैं। तशरीह में आए तो ये तीसरे बंद के पहले शेर में शायर बयान कर रहे हैं किस बारे में, इंसानी हिर्स और लालच के बारे में। इंसान के मफाद परस्ताना रवैये को उन्होंने तंज और मजाक के पैरे में बयान किया है और बताया है कि मगरबी तहजीब की नकाली में जो खड़े डिनर की खराबियां हैं, कबाहतें हैं, उनको बड़े दिलचस्प अंदाज से पेश किया।
इस शेर में मुर्ग की एक टांग से मुराद सिर्फ लेग पीस नहीं है, हम तो लेग पीस कहते हैं, नहीं, इससे मुराद दरअसल दस्तयाब वसाइल है। तंज है कि जो मुल्क के वसाइल हैं वो ताकतवर तबका छीन लेता है। आम गरीब शख्स को, गरीब तबके को वसाइल नहीं मिलते, यानी मुल्क के ताकतवर तबके जिनमें वडेरे हैं, जागीरदार हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, ये छीन लेते हैं, तो उनके लिए मज़ाह में लफ्ज़ मुर्ग की टांग इस्तेमाल किया। मतलब ये कि मुल्क की दस्तयाब वसाइल ताकतवर तबका छीन लेता है। मुआशरे के दीगर तबकात बुनियादी ज़रूरियात से भी महरूम रह जाते हैं। इस शेर में नसीब जागा मगर देर से जागा से मुराद है कि गरीबों बेचारे के आम लोगों के नसीब सोए रहते हैं, और जब उनके नसीब जागते हैं तो वसाइल ख़त्म हो चुके होते हैं और वो फिर महरूम रह जाते हैं। इस शेर में शायर ने मुआशी और समाजी हकीकतों की तरफ इशारा किया है कि असल मसला वसाइल की कमियाबी नहीं, ये भी हकीकत है कि वसाइल कम है और दस्तयाब नहीं, लेकिन इससे बड़ा मसला उनकी गैर मसावियाना तकसीम है। एक तो मुल्की वसाइल कम है, लेकिन उन पे भी ताकतवर तबकात ने कब्जा किया हुआ है और गरीब लोग अपने हक से महरूम हैं। खड़े डिनर के तीसरे बंद के दूसरे शेर में शायर बयान कर रहे हैं कि खड़े डिनर में खाने के दौरान पेश आने वाली संजीदा मुश्किलात का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन मजाक के अंदाज में बयान कर रहे हैं। वो बताते हैं कि मगरबी तहजीब की नकाली में हम जो ये दावतें करते हैं, इन मज़ाक खैर मसाइल को उन्होंने बड़ी ही उम्दगी के साथ मजाक के पैराए में बयान किया है। इस शेर में शायर कबाब के ज़रिए दावत में मौजूद लजीज खानों का जिक्र कर रहे हैं और एक बड़ी गैर मुतवक्को सूरत हाल बयान कर रहे हैं कि जो ही उन्होंने खाने के लिए कबाब उठाया तो उसके साथ धागा भी लिपटा हुआ था जो खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो सिर्फ धागा ही खोलने में रह गए, खाने का सारा मज़ा करकरी हो गया और जब तक धागा खुला बाकी डिशेस खाली हो चुकी थी। यानी यहाँ अजीबो गरीब सूरत हाल की बयान किया गया कि कुछ समझ नहीं आया कि इसको खाना किस तरह से है। अब इसका मतलब ये भी है कि इसमें ना बुफे में डिशेस भी अजीबो गरीब होती हैं, समझ नहीं आता इनको खाना कैसे। यह धागा लपेटने से मुराद जिंदगी की मुश्किलात और उलझने हैं जो हमेशा हमसे लिपटी रहती हैं और हमारे लिए इन मुश्किलात से जान छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। अमीर आदमी तो ज़िंदगी से भरपूर लुत्फ़अंदोज़ होता है और गरीब आदमी बेचारा बस बुनियादी ज़रूरियात के पीछे ही भागता रहता है सारी ज़िंदगी। इस शेर में एक मरतबा फिर बताया गया कि हम अपनी तहजीब व सकाफत को नज़रअंदाज करके मगरबी तहजीब को अपनाते हैं, उनकी तकलीद करते हैं, उनकी रसूमात को अपनाते हैं और इसको तनकीद का निशाना बनाया गया कि मगरबी तहजीब की तकलीद में अपनाई गई रसूमात को बयान करते हैं। ये ऐसी रसूमात हैं जो हमारी तहजीब व सकाफत के मुताबिक नहीं है बल्कि उसके खिलाफ है। यही वजह है कि ये हमारे लिए रहमत की बजाय जहमत बन चुकी हैं, मुसीबतें बन चुकी हैं मगरबी तहजीब की इस तरह की खराफात, बुराइयाँ, खड़े डिनर जैसी। लेकिन इसके बावजूद भी हम इनसे चिपके हुए हैं और इनसे जान छुड़ा नहीं पा रहे, यानी हम अपने लिए खुद ही मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं। तीसरे बंद के तीसरे और आखिरी शेर में शायर बयान करते हैं कि उन्हें खड़े डिनर में ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ा जिसकी उन्होंने कभी तवक्को भी नहीं की थी, क्योंकि मगरबी तहजीब के ज़ेरे असर खड़े होकर ज़ेरे असर खड़े होकर खाने का ये अंदाज जो है ये हमारी रिवायात, मशरिकी रिवायात से बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक मसनूई सा एक माहौल है जो जिसकी वजह से हम मुश्किलात का शिकार होते हैं। हमारी मशरिकी रिवायात में तो मेहमान को बड़ी इज्जत दी जाती है, तकरीम दी जाती है, उसे इज्जत साथ बिठाया जाता है, ठीक है जी, और इस चीज़ का ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाता है कि किसी चीज़ की कमी ना हो, मेहमान पेट भर के खाना खाएं। ये हमारी मशरिकी रिवायात है। लेकिन मगरबी रिवायात के ज़रिए सर आप देख रहे हैं लोग प्लेटें लेके भाग रहे हैं, कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं और बहुत से लोग बगैर खाए चले जाते हैं। एक बदसूरती है मतलब ये खाना
لیکن کیا ہے، ہم نے مغرب کی تقلید میں اس کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں، تو ایک طنز ہے مغربی تہذیب پر بھی۔ مصرع ثانی میں حقیقتوں کو سنبھالے میں افسانے، اس کا مطلب ہے کہ کھڑے ڈنر میں مغربی تہذیب کی اصل حقیقتیں چھپی ہوئی ہیں، اور جو منظر بظاہر دکھائی دیتا ہے وہ صرف کوئی کہانی یا افسانہ ہے، یعنی وہ سچائی نہیں ہے جو ظاہری طور پر نظر آ رہی ہے، مطلب ظاہر کچھ اور ہے، حقیقت کچھ اور ہے، جو نظر آ رہا ہے وہ فریب ہے۔ نظر کیا آ رہا ہے کہ مغربی تہذیب کے طرح کھڑے ہو کر کھانا بڑا مہذب انداز ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے یہ انتہائی غیر مہذب انداز ہے، اور ہمارے لیے اس میں پریشانی زیادہ ہے۔ ان اشعار میں معاشرے کے ان افراد پر بڑے لطیف انداز میں طنز کیا گیا جو احساس کمتری کی وجہ سے اپنی تہذیب و ثقافت کو چھوڑ بیٹھے ہیں، مغربی تہذیب کو اپنائے ہوئے ہیں۔ تو کھڑا ڈنر بھی کھانا پیش کرنے کا ایسا مغربی انداز ہے جو ہماری تہذیبی روایات سے مطابقت نہ رکھنے کی وجہ سے عام افراد کے لیے زحمت بن جاتا ہے۔ لوگ کیا ہے جی، خالی پلیٹیں ہاتھ میں لیے ہوئے ادھر ادھر دوڑتے بھاگتے نظر آتے ہیں۔ عجیب افراتفری کا ماحول ہوتا ہے ایسی دعوتوں میں۔ ادبی صنعتوں کی بات کریں تو سند تشبیہ کا استعمال ہے۔ مرغے کی ٹانگ سے مراد یہ دستیاب وسائل ہیں، یعنی تشبیہ ہے۔ دھاگا لپٹنا یعنی زندگی میں غیر متوقع اور ناخوشگوار چیزیں صورتحال جو میں پیش آتی ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ نصیب جاگنا بیدار شعوری کی علامت ہے، تو صنعت اشتارہ کے طور پہ استعمال ہوا۔ کباب بھی یا اشتارہ کے طور پر استعمال، اشتارہ آپ جانتے ہیں نا کہ لفظ کو اپنی حقیقی معنوں میں استعمال نہ کیا جائے، کسی اور معنوں میں استعمال کیا جائے۔ تو کباب کا مطلب یہ زندگی خوشیاں اور نعمتیں ہیں جو عام افراد کو میسر نہیں آتی، وہ بیچارے دھاگے ہی میں الجھے رہ جاتے ہیں۔ سند کنایا ہے، کنایا ہوتا ہے اشارتاً بات کرنا۔ رکیب لے بھاگا، یہاں رکیب سے مراد حق تلفی کرنے والے دوست نما دشمن ہے، جو بظاہر تو دوست بنتے ہیں حقیقت میں ہمارے دشمن ہیں۔ سند تضاد ہے جی، یعنی ایک طرف حقیقت لکھا ہوا ہے، ایک طرف افسانہ لکھا ہوا ہے۔ جو افسانہ ہوتا ہے حقیقت نہیں ہوتی، حقیقت افسانہ نہیں ہوتا۔ تو شاید نے بڑی خوبصورتی سے یہاں سند تضاد کا استعمال بھی کیا ہے۔ اب آ جائیے حوالے کے اشعار کی طرف۔ دلاور فگار کا شعر ہے، وہ کہتے ہیں یارب میرے نصیب میں عقل حلال ہو، یعنی رزق حلال۔ یارب میرے نصیب میں عقل حلال ہو، کھانے کو قورمہ ہو، کھلانے کو دال ہو۔ یعنی طنز ہے کہ ہمیں تو قورمہ ملے، ہم کسی کے پاس جائیں تو ہمیں قورمہ ملے، ہمارے پاس کوئی آئے تو ہم اس کو دال کھلائیں۔ تو ایک طنز کیا گیا کہ ہم اس طرح سے کرتے ہیں۔ اور شعر دیکھیے، پھر دیکھتے ہی دیکھتے بھگدڑ سی مچ گئی، ایسا لگا کہ ہاتھ سے وقت سہل گیا، یعنی آسانی ختم ہو گئی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے بھگدڑ سی مچ گئی، ایسا لگا کہ ہاتھ سے وقت سہل گیا۔ میں نے کہا کہ بھائیوں موقع تو دیکھیے، کہنے لگے کہ ہٹ پرے موقع محل گیا۔ یعنی ایسے موقع پہ لوگ موقع مال نہیں دیکھتے، اور عجیب افراتفری کا ماحول ہوتا ہے کھڑے ڈنر میں۔ یہ جناب تیسرا بند ہوا۔ اب ہم بڑھتے ہیں چوتھے اور آخری بند کی طرف جو شوخی تحریر سے لیا گیا۔ وہ ایک میز، خواتین گرد صف آرا، لبوں سے ان کی رواں گفتگو کا فوارہ۔ میں ایک گوشے میں سیما کھڑا ہوں بیچارہ، کہ یہ ہٹیں تو اٹھاؤں میں نان کا پارا۔ اسیر حلقہ خوباں جو مرغ و ماہی ہیں، تو ہم شہید ستم ہائے کم نگاہی ہیں۔ اس میں کچھ مشکل الفاظ ہیں، پہلے وہ سمجھ لیتے ہیں۔ صف آرا ہونا ہوتا ہے لڑائی کے لیے آمادہ ہونا، جنگ میں نہیں ہوتا صفیں بنا کر کھڑے ہوتے ہیں سامنے، اسے صف آرا کہتے ہیں، صف آرا ہونا۔ تو یہاں صف آرا ہونا کس لیے ہے، یہ صفیں کیوں بنائی جا رہی ہیں؟ کھانے پہ، کھانے کے لیے۔ وہ ایک میز خواتین گرد ہوا، یہ گول میز ہے، اس کے ارد گرد خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، اور
بڑے مزے سے بیٹھی ہیں، ان کو یہ احساس ہی نہیں کہ باقی لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں، وہ اٹھے تو باقیوں کو کھانا ملے، گپ شپ میں بیٹھی ہیں۔ گفتگو کا فوارہ یعنی مسلسل بولنا، تو وہ ایک میز خواتین گر سفارہ، لبوں سے ان کی مسلسل بول رہی ہیں، ان کو کوئی ہوش نہیں۔ ویسے بھی کہا جاتا ہے خواتین زیادہ بولتی ہیں، اور جب خواتین محفل میں کٹی ہوں تو بہت سی باتیں کرنی ہوتی ہیں، سو ان کو کوئی ہوش نہیں۔ دعوتوں میں عام طور پر مردوں کا زیادہ دھیان کھانے کی طرف ہوتا ہے، خواتین کا زیادہ دھیان آپس کی گپ شپ کی طرف ہوتا ہے، اس طرف اشارہ۔ میں ایک گوشے میں سہما کھڑا ہوں بے چارہ، ہوتا ہے میں ایک طرف کھڑا ہوں کہ یہ ہٹے، یعنی خواتین نے جو گھیرا ڈالا ہوا ہے کھانے کی میز کو، کہ یہ ہٹے تو اٹھاؤں میں نان کا پارا۔ گوشہ ایک طرف، نان کا پارا یعنی روٹی کا ٹکڑا، پارا ٹکڑا ہوتا ہے، نان روٹی کو کہا گیا، یعنی یہ ہٹے تو میں روٹی اٹھاؤں۔ وہ جو روٹیوں کی چنگیری یا پلیٹ پڑی ہے، خواتین میں گپ شپ کر رہی ہیں، یہ نہیں کہ ایک طرف ہو جائے، انہیں یہ احساس بھی نہیں کہ لوگ انتظار کر رہے ہیں، تو عجیب افراتفری سی ہوتی ہے۔ اسیر حلقہ خوباں جو مرغ و ماہی ہے، مرغ تو آپ جانتے ہیں چکن، یعنی جسے ہم ویسے چکن تو چوزے کو کہتے ہیں، لیکن ظاہر ہے مرغ ہم چکن کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ماہی مچھلی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی چکن اور مچھلی کے پکے ہوئے پکوان، ان کو مرغ و ماہی کہا گیا۔ اسیر ہوتا ہے گرفتار، قیدی۔ اسیر حلقہ خوباں، خوباں حسینوں کو کہتے ہیں، خواص لوگوں کو کہتے ہیں، یعنی وہ جو حسینوں کی محبت میں گرفتار ہے۔ اسیر حلقہ خوباں، حسین خوبصورت لوگوں کی محبت میں گرفتار۔ یہاں حسینوں کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ جو حسین عورتیں ہیں، اس طرف اشارہ ہو گیا۔ دوسری اس کا مطلب بھی ہے محفل میں موجود خاص لوگ، امیر لوگ، یعنی جو وی آئی پی لوگ ہوتے ہیں نا، لفظ ان کے لیے بھی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اب جو ایسی دعوت کا میزبان ہے نا، وہ فدا ہو رہا ہے کس پر؟ حسینوں پر، محفل میں موجود امیر کبیر لوگوں پر۔ تو اس کو کہا گیا کہ اسیر حلقہ خوباں، یعنی عام آدمی کو تو پوچھا بھی نہیں جا رہا، وہ بیچارہ پلیٹیں لیے پھر رہا ہے، اس کو کھانا نہیں مل رہا، اور جو خوبصورت حسین امیر لوگ ہیں، میزبان ان کے سامنے کھانا سرو کر رہا ہے، ان کو کھانا پیش کیا جا رہا ہے، ان کو بٹھا کے کھانا پیش کیا جا رہا ہے، باقی پلیٹیں لیے پریڈ کرتے پھر رہے ہیں، آپ نے پڑھا پہلے۔ تو اسیر حلقہ خوباں جو مرغ و ماہی ہیں، تو ہم شہید ستم ہائے کم نگاہی ہیں۔ کم نگاہی جس کی طرف کم توجہ دی جائے، شہید ستم ہائے یعنی ہم شہید ہیں ستم کے، یعنی ہماری طرف توجہ نہیں کی گئی، ہم وہ شہید ہیں جن پہ ستم کیا گیا، یعنی ستم کے شہید ہیں، کم نگاہی توجہ ہی نہیں، یعنی محفل میں جو عام لوگ موجود ہوتے ہیں ان کی طرف تو کوئی توجہ ہی نہیں دیتا۔ میزبان کی توجہ عام لوگوں کی طرف نہیں ہوتی، اس کی توجہ خاص لوگوں کی طرف ہوتی ہے، امیر لوگوں کی طرف ہوتی ہے، اور محفل میں موجود حسین لوگوں کی طرف ہوتی ہے، جن کو بیٹھے بٹھائے کھانا پیش کیا جا رہا ہے، جبکہ باقی مارے مارے پھر رہے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، پہلی ویڈیو میں نے آپ کو تصویر کی شکل میں بھی دکھائی، وہ کہتے ہیں نا ایک تصویر ہزار لفظوں سے بہتر ہوتی ہے، تو آپ نے اس میں دیکھ لیا ہوگا، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مفہوم میں آئی تو اس میں بتایا گیا کہ کھڑے ڈنر میں موجود خواتین کھانے کی میز کے ارد گرد خوش گپیوں میں مصروف ہیں، جبکہ باقی لوگ ان کے ہٹنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ نیز محفل میں جو خاص لوگ ہیں ان کی تو اوبھگت کی جا رہی ہے، جبکہ جو عام لوگ ہیں ان کی طرف کوئی بھی توجہ نہیں دے رہا۔ تشریح میں آئی تو نظم کھڑے ڈنر کے چوتھے بند کے پہلے شعر میں شاعر بڑے دلچسپ انداز میں کھڑے ڈنر میں موجود خواتین کی حرکات و سکنات اور نفسیات کا ذکر کر رہے ہیں۔ شاعر ایک ایسی نشست بیان کر رہے ہیں جہاں خواتین، یعنی نشست سٹنگ پلیس گول میز ہے، جہاں خواتین ایک گول میز کے گرد بیٹھی ہیں، اپنے ارد گرد سے بالکل لا تعلق گفتگو میں مصروف ہیں۔ ان کی لبوں سے رواں ہے گفتگو کا فوارہ، مسلسل بول رہی ہیں، بے تکان بول رہی ہیں، مسلسل تبادلہ خیال کر رہی ہیں، ان کو بالکل خیال نہیں ہے کہ وہ میز کے گرد بیٹھی ہیں اور باقی لوگ انتظار کر رہے ہیں کھانے کا۔ اس شعر میں خواتین کا میز کے گرد صف آرا ہونا، یعنی گول میز کے گرد بیٹھ کر گپیں لگانا، ہماری تہذیب و ثقافت کی عکاسی بھی کرتا ہے، کیونکہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ مردوں کی نسبت خواتین زیادہ باتوں نہیں ہوتی ہیں اور ان کی باتیں کبھی ختم ہی نہیں ہوتی۔
मैंने भी आपको बताया ये आम तौर पे देखा गया कि ऐसी दावतों में मर्दों की तवज्जो ज़्यादा खाने की तरफ होती है और औरतों की तवज्जो ज़्यादा गपशप की तरफ होती है। तो इस तरफ इशारा। इस शेर से मर्दों और औरतों की नफ्सियात का फ़र्क भी ज़ाहिर होता है। मर्द अमूमन अपने काम पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं और ज़ाहिर जब खाने गए हैं तो बुनियादी काम खाना ही होगा। उनकी बामी गुफ्तगू भी ज़्यादातर पेशा वाराना अमूर के बारे में होती है, यानी प्रोफेशनल गुफ्तगू कर रहे होते हैं। जबकि जो ख़वातीन हैं उनकी गुफ्तगू के ज़्यादातर मौज़ूआत घरेलू मसाइल, वो नन सास वाले मसाइल और ख़ानगी मामलात होते हैं। ऐसे मौज़ूआत जिन पर ख़वातीन की गुफ्तगू कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती। एक जोक याद आया। वो कहते हैं कि दो ख़वातीन चोरी कर रही थी तो चोरी में गिरफ्तार हो गई। उनको एक ही कमरे में बंद कर दिया गया और 5 साल एक कमरे में बंद रही। 5 साल बाद जब सजा खत्म हुई तो जेल से निकली तो उन्होंने कहा कि बहन, दोनों एक दूसरे से कहते हैं, बहन बहुत सी बातें रह गई हैं, अब आइंदा कभी मिली तो जो बाकी रह गई हैं वो बातें भी करेंगे। यानी 5 साल एक कमरे में रहकर भी उनकी बातें खत्म नहीं हुई। तो ये एक नफ्सियात है औरतों की। आगे चलें जी। खड़े डिनर के चौथे बंद के दूसरे शेर में शायर बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि ख़वातीन की अपनी नफ्सियात है से मजबूर हैं, वो दुनिया और माफिया से बेखबर मुसलसल बोल रही हैं। और खड़े डिनर में मेज़ के गिर्द बैठी हुई ख़वातीन की भी सूरत हाल है। उनकी तवज्जो खाने की तरफ नहीं, बाकी लोगों की तरफ नहीं है, बल्कि अपनी गपशप में है। इस सूरत हाल में शायर बेचारा अकेला सहमा खड़ा है, इंतज़ार में है कि ख़वातीन हटें तो वो भी नान का पारे रोटी का टुकड़ा उठाए। मगर ख़वातीन हैं जी, वो अपने गिरदो पेश से बिल्कुल बेखबर है और अपनी गुफ्तगू में मसरूफ़ है। उन्हें बिल्कुल परवाह नहीं कि लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं। यह ज़हन में रखें, नान का पारा बुनियादी इंसानी ज़रूरियात के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। शायर खौफज़दा है कि उसने अगर ख़वातीन की गुफ्तगू में मुदाखलत करते हुए मेज़ से नान उठाने की कोशिश की तो कोई गैर मुतवक्को नाखुशगवार सूरत हाल भी हो सकती है। लिहाजा बेचारा कोने में सहमा हुआ खड़ा है और उनकी गुफ्तगू ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा है, और वो गुफ्तगू है कि ख़त्म हो नहीं रही, एक इंतज़ार है जिसमें वो बेचारा खड़ा है। तब देखिए, मगरबी तहजीब की नकल करने का ये जो रिवाज है खड़ा डिनर, ये हमारी रिवायात के बिल्कुल मुनाफी है। हमारी मशरक़ी रिवायात में तो मेहमानों को बिठाकर बाइज़्ज़त तरीके से खाना खिलाया जाता है, उन्हें इस तरह इंतज़ार की ज़हमत नहीं उठानी पड़ती। तो मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूँ कि मगरबी तहजीब की नकाली में हमने खामखा ही अपनी ज़िंदगी को मुश्किलात में डाल दिया। खड़े डिनर के चौथे बंद के तीसरे और नज़म के आखिरी शेर की तरफ आए तो उसमें शायर बयान करता है कि मुर्ग यानी चिकन हो सकता है, चिकन कौरमा हो सकता है, मुर्ग बिरयानी हो सकती है, माही यानी मछली के लजीज खाने सिर्फ खूबा के सामने ही पेश किए जाते हैं। खूबा आपको बताया, हसीन लोग या वहाँ पे मौजूद वीआईपी लोग, यानी मुआशरे का ताकतवर तबका, उनको खूबा कहा गया। तो ये मुर्गो माही से उन्हीं को पेश की जाती है। इस शेर में खूबा से मुराद, जिस तरह भी आपको बताया, सिर्फ हसीन खूबसूरत चेहरे नहीं, बल्कि यहाँ मुराद मुआशरे के वो बाला तबकात भी हैं जिनको हम अशराफिया और उमरा कहते हैं। सारी नेमतें सिर्फ उन्हीं को मुयस्सर है और ये मुर्गो माही सिर्फ उन्हीं को ही पेश किए जाते हैं, यानी नेमतें उनके लिए हैं। दूसरी तरफ जो मुआशरे का निचला तबका है, यानी आन तबका है, ज़ियाफ़तों में वो सिर्फ दूर से ही मुर्गो माही की खुशबू तो सूंघ सकता है, लेकिन उनका जायका चखना उसकी किस्मत में नहीं होता। इस शेर में कम निगाही से मुराद जिस्मानी बसारत की कमी नहीं है, बल्कि यहाँ मुराद है अदल व इंसाफ का फुकदान, यानी मेज़बान की उन पर नज़र ही नहीं पड़ती। शायर खुद भी मुआशरे के पिसे हुए मजलूम तबकात से ताल्लुक़ रखता है। वो खुद भी कहता है, मैं खूबा की कम निगाही का शिकार हूँ, यानी नाकाबिले तवज्जो हूँ, नाकाबिले इल्तफ़ात हूँ, मेरी तरफ कोई तवज्जो ही नहीं है। मुर्गो माही उसकी दस्तरौक़ात से बाहर है, वो भी सिर्फ दूर से ही उनको देख रहा है, खुशबू सूंघ रहा है, जिससे उसकी भूख और इश्तहा में इजाफा हो रहा है। यहाँ
शायर बयान करता है कि खड़े डिनर जैसी ज़ियाफ़तों में सबको एक जैसा खाना भी नसीब नहीं होता। खूबा यानी जो मुआशरे के बालादस्त तबकात हैं या जो हसीन लोग हैं, उनके सामने तो मज़ेदार खाने मेज़ पर सजाए जाते हैं। आम लोग खाली प्लेटें लिए घूम रहे हैं, अपने बारी का इंतज़ार कर रहे हैं या परेड कर रहे हैं। और होता ही है कि उन्हें अमीरों से बचा खुचा खाना ही नसीब होता है। तो आप देखिए कि इस तरह शायर ने इस आखिरी शेर में जो तबकाती तफावुत कहते हैं फ़र्क को, अमीर गरीब का फ़र्क, और इसका इजहार आपको दावतों में नज़र आता है कि किसी को बिठा कर खिलाया जा रहा है और बेचारा कोई खाली प्लेटें लिए इधर उधर दौड़ रहा है। तो ये तबकाती तफावुत आप देखेंगे, ज़ाहिरी मयार परस्ती देखेंगे कि सबके साथ एक जैसा मयार नहीं है, समाजी नाइंसाफ़ी है, उस पर गहरा तंस है। इस शेर में मुर्गो माही की मिसाल के ज़रिए मुआशरे में मौजूद तबकात पर गहरा, तबकाती निज़ाम पर, यानी डिस्क्रिमिनेशन है, सब बराबर नहीं है, तो जो तबकाती निज़ाम है उस पर गहरा तंस है। ये शेर मुआशरे में मौजूद ज़ाहिरी हुसन परस्ती, मुआशरती नाइंसाफ़ी और फ़िक्री पसमानदगी को भी ज़ाहिर करता है। अदबी सनतों की तरफ आएँ जी, तो गुफ्तगू का फवारा यानी मुसलसल बोलना फुआरे की तरह, तो सनद तशबीह इस्तेमाल हुई। नान का पारा यानी रोटी के टुकड़े से मुराद छोटी बुनियादी इंसानी ज़रूरियात हैं जिनको नान का पारा कहा गया। मुर्गो माही का लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल हुआ लजीज खानों की निशानदही के लिए। सनद इस्तारा भी इसके अंदर मौजूद है। इस्तारा यानी बज़ाहिर लफ्ज़ कुछ और असल मतलब कुछ और। असीर हल्का खूबा से मुराद यहाँ हसीनों की कैद ली गई है। सनद कनाया का भी इस्तेमाल है। जब शहीद सितम हाय कम निगाही एक किनाया है जो कम नज़र आने या कम कदर किए जाने, यानी गरीबों की तरफ कोई देखता ही नहीं, निगाह ही नहीं जाती उनकी तरफ, तो उस तरफ इशारा है, किनाया इशारतन। सनद मुबालगा है, यह शहीद का लफ्ज़ दर्द और दुख की कैफियत को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल, ज़ाहिर कोई शहीद तो नहीं हुआ खाने में, मतलब दर्द की इंतहा के लिए इस्तेमाल हुआ। सनद इयाम है, हल्का खुबा से मुराद खूबसूरत और बालादस्त तबका अशराफिया यानी अपर क्लास। आखिर में जी हवाले के शार देखें। हर तरफ दावत निजारा है, चश्म हैरान किधर किधर देखे, कभी इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं। इंसानी नफ्सियात है, ऐसी पार्टीज में इंसान कोशिश करता है, कुछ डिशेज सस्ती हैं, कुछ महंगी हैं, कुछ खाने ज़्यादा मज़ेदार हैं, तो उस तरफ लोग ज़्यादा भाग रहे हैं। तो अब ये भी कन्फ्यूजन होती है, इंसान क्या खाए और क्या ना खाए, क्या खाए और क्या छोड़े, तो अजीब अफरा तफरी का माहौल होता है। क्योंकि अगर आपने इंतज़ार किया तो डिशेस खाली हो जाएंगी, दूसरे लोग ले जाएंगे, तो अब समझ नहीं आती प्लेट में पहले क्या डालें और कितना डालें, उस तरफ इशारा। चश्मे हैरान किधर किधर देखे। और शेर देखिए मजाक के अंदाज में, रूठे हुए मैदे को, स्टोमिक जिसमें हम खाना स्टोर करते हैं पेट में, रूठे हुए मैदे को मनाना ही पड़ेगा, दुनिया में हम आए हैं तो खाना ही पड़ेगा। मजबूरी भी तो है ना, लेकिन हम इसलिए नहीं खाते कि पेट बढ़े, हम हिर्स बहुत ज़्यादा करते हैं, ओवर ईटिंग, खाने को ज़ाया करना, वो भी होता है। और मज़ाहिया शेर देखें, अल्लाह करे ना ख़त्म हो रग़बत के रात दिन। तज़मीम का ये भी शेर है मज़ाहिया, अल्लाह करे ना ख़त्म हो रग़बत के रात दिन, बैठे रहें तसव्वुर खाना किए। फराज की गज़ल है ना, तसव्वुर जाना किए हुए, तो उसको मज़ाह में कहा गया। इकबाल अज़ीम का शेर देखें, वो कहते हैं, अपनी मिट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। यानी मगरबी तहजीब की नकाली करते हुए हमने जो खड़े डिनर की रिवाज अपनाया, इसमें सिर्फ खजालत है। बेहतर है हम अपनी तहजीब की तरफ अपनाएं, पराई तहजीब को ना अपनाएं। पराई तहजीब जो दिखने में बहुत अच्छी लगती है, हालांकि मगरबी तहजीब में बहुत सी खराबियां हैं। हजरत अल्लामा इकबाल उस तरफ निशानदेही करते हैं, मगरबी तहजीब की खराबियों की तरफ। उन्होंने मगरब को करीब से देखा। वो कहते हैं, तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगी, जो शाखे नाजुक पे आशियाना बनेगा नापायदार होगा। यानी हजरत इकबाल
मगरबी तहजीब को नापायदार आशियाना बता रहे हैं, यानी वो जो आशियाना बना है आज गिरा कल गिरा, ये तहजीब ख़त्म होने वाली है, तबाह बर्बाद होने वाली है। हमें मगरबी तहजीब की तकलीद नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या हम एहसास कमतरी की वजह से मगरबी तहजीब को अपनाए हुए हैं और अपनी तहजीब और सकाफत को नज़रअंदाज किए। ये डियर स्टूडेंट्स नज़म की तशरीह मुकम्मल हुई। आखिर में इस नज़म का खुलासा देख लें मुख्तलिफ अल्फाज में। सैयद मोहम्मद जाफरी की नज़म खड़े डिनर में शायर ने मुआशरती नाइंसाफ़ी, तबकाती तफरीक यानी फ़र्क और गरीब व अमीर के फ़र्क के दरमियान फ़र्क को इंतहाई मुअस्सर अंदाज में तंज़ो मज़ा के अंदाज मुअस्सर तौर पर तंज़ो मज़ा के अंदाज में पेश किया। ये नज़म एक ऐसी दावत की मंजर कशी करती है जहां अमीर तबका अयाशी कर रहा है, जबकि गरीब अफराद भूखे प्यासे महज तमाशाई बने हुए यानी प्लेटें लेके फिर रहे हैं। मगरबी तहजीब की नकाली में खड़ा डिनर की ज़ियाफ़त मेहमान नवाजी या इखलाकी इक़दार का मज़हर होने की बजाय एक अफरा तफरी का माहौल पेश करती है, जिसमें खवास को तो बाइज़्ज़त तरीके से खाना पेश किया जाता है, मगर आम लोग हाथ में खाली प्लेट पकड़े कतार में खड़े अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और वो इंतज़ार ही करते रह जाते हैं। इस नज़म का बुनियादी मौजू मुआशरती इस्तेहसाल है, यानी अमीर तबका गरीब का इस्तेहसाल कर रहा है, जहाँ दौलतमंद लोग गरीबों का हक मार कर ऐश करते हैं, जबकि मेहनत कश तबका बुनियादी ज़रूरियात से भी महरूम है। शायर ने इस नज़म में मगरबी तहजीब की नकाली को बड़ी उम्दगी से तंज़ो मज़ा का निशाना बनाया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपने नज़म देखी, मैंने कोशिश की कि सादा अल्फाज में आपको इस तरह समझाऊं कि आपको समझ भी आ जाए और आपके अच्छे नंबर पे आ जाए। उम्मीद है आपको तशरीह पसंद आई होगी। इसके साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नज़मों का हिस्सा मुकम्मल होता है और अब हम बढ़ेंगे अस्बाक की तरफ। ये वीडियो यहाँ पर मुकम्मल होती है। अगर डियर स्टूडेंट्स आपको यहाँ से फ़ायदा हो रहा है और यकीनन हो रहा होगा इंशाल्लाह, तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने इस चैनल को प्रमोट करें। ऊपर आपको रिक्वेस्ट नज़र आ रही है, चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें, ताकि इल्म की शम्मा यूं ही जलती रहे, चिराग से चिराग जलता रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।